तो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर, जो कि 11th का चैप्टर है। सबसे पहले जानते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम करते क्यों हैं। तो आप लोगों ने जो केमिस्ट्री पढ़ा है तो उसमें देखा है ना कि हम लोग पीरियाडिक टेबल का क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, क्योंकि हम आसानी से उन पीरियाडिक टेबल में जो एलिमेंट है उनका आसानी से हम अध्ययन कर सकें। वैसे ही हम क्या करते हैं, एनिमल्स को भी प्लांट्स को भी बांटते हैं ताकि इनका हम अध्ययन क्या कर सके, आसानी से कर सके। तो अब देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायो मतलब लाइफ, बायोलॉजिकल मतलब लाइफ हो गया। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाता है, क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। जैसे हम पीरियोडिक टेबल जब बना था तो पहले एक पहला आया, फिर दूसरा पीरियोडिक टेबल आया, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, ऐसे ही करके इसमें भी आता है। इसमें भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहला आता है अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, जो कि किसने दिया था, एरिस्टोटल ने दिया था। किसने, एरिस्टोटल ने, या हिंदी में उनको अरस्तु कहते हैं, जो कि हमारे क्या है, फादर ऑफ बायोलॉजी। और उसमें भी कौन सा, जूलॉजी ले लो, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, समझे ना। तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, एरिस्टोटल के द्वारा, जो कि सबसे फर्स्ट टाइम दिया गया था। अब देखते हैं कि उन्होंने जो प्लांट थे, एनिमल थे, मतलब इस धरती पे जितने जीव पाए जा रहे थे, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे थे, उनको कितने भागों में बांटा। तो उन्होंने सिर्फ 2 भागों में बांटा, प्लांट्स में और एनिमल्स में। किसमें, जो चलते थे उनको एनिमल कर दिया, जो नहीं चल पाते थे उनको प्लांट्स कर दिया। अब देखो प्लांट्स को किस बेस पे बांटा था, बांटा था स्ट्रेटिफिकेशन के बेस पे। कौन सा, स्ट्रेटिफिकेशन। तो स्ट्रेटिफिकेशन आपको पता ही है कि उनके लंबाई के आधार पे हम लोग पौधों को बांटते हैं। मतलब सबसे लंबा होगा, सबसे ऊंचा होगा, वो क्या हो जाएगा, ट्री हो जाएगा। उससे थोड़ा छोटा हो जाएगा हमारा सर्ब्स, और उससे सबसे छोटा हो जाएगा हमारा हर्ब्स। और बेसिस में हमारी ग्रासेस भी आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं, ग्रासेस भी आ जाती है। तो इन्होंने ग्रासेस को नहीं कंसीडर किया था, लेकिन ट्री को, सर्ब्स को और हर्ब्स को, अब एनिमल्स को इन्होंने आरबीसी के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे बांटा था। किसके आधार पे, आरबीसी, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी, उनके प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पे 2 भागों में बांटा आरबीसी के आधार पे। एक होगा एनाइमा, दूसरा होगा ओनाइमा। एक होगा एनाइमा, एक दूसरा होगा ओनाइमा। तो एनाइमा मतलब जिनमें आरबीसी पाई जाए, यानी जिनका खून क्या हो, लाल हो। और एक होता है एनाइमा मतलब आरबीसी नहीं पाया जाएगी, यानी क्या होगा, व्हाइट ब्लड पाया जाएगा। कैसा, व्हाइट ब्लड, सफेद खून। यानी हमारा जो हमारे कीड़े मकोड़े अक्सर होते हैं, जो चूटा हम लोग जिसको बोलते हैं, भोजपुरी मतलब एक हिंदी में चूटा चूटी जो होते हैं, उनमें क्या होता है कि व्हाइट ब्लड पाया जाता है। वो क्या होता है, उनमें आरबीसी नहीं पाया जाता, यानी वो एक प्रकार के एनाइमा है। कौन सा है, एनाइमा है। और एक होता है इनाइमा, जिनमें आरबीसी पाई जाती है। अब देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन था वो क्या, कैसे कैसे विकास हुआ। तो सबसे पहले जैसे हमारा जो पीरियाडिक टेबल का विकास हुआ था, पहले जो एक पहली पीरियाडिक टेबल आई, फिर दूसरी आई, फिर मॉडर्न आ गई, वैसे ही करके इसमें भी क्लासिफिकेशन में पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। कौन सा, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। दूसरा उसके बाद आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर लास्ट वाला आ गया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हमको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में ही पढ़ना है, और एनसीईआरटी में इसी के बारे में दिया है और इसके बारे में दिया है। इन तीनों के बारे में नहीं दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, मतलब 2 किंगडम में किसने बांटा था। तो पहला था प्लांट और दूसरा एनिमल। और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। हमारे जो लीनियस चाचा थे, कौन थे, लीनियस चाचा थे, हमारे लीनियस चाचा थे। उन्होंने क्या किया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था 1735 ईस्वी में। कितने में, सन 1735। प्लांट और एनिमल्स में, जो धरती पे हमारे जीव प्रेजेंट है उनको प्लांट और एनिमल्स में बांट दिया। अब आता है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को 1866 में हिकल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, हिकल के द्वारा, जिन्होंने क्या किया कि प्लांट में, एनिमल में प्लस प्रोटिस्टा को ऐड कर दिया। क्या कर दिया, प्रोटिस्टा को ऐड कर दिया। उसके बाद आता है हमारा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि 1956 में कोपलैंड ने दिया। किसने, कोपलैंड ने दिया, जिन्होंने प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा, उसके साथ किस और क्या ऐड कर दिया, फंजाई को ऐड कर दिया। किसको, फंजाई को ऐड कर दिया। उसके बाद आता है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि 1969 में 1969 में, जो कि आर.एच. विटेकर द्वारा दिया गया था, जिन्होंने क्या कर दिया, मोनेरा को ऐड कर लिया। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि 4 किंगडम में मोनेरा ऐड हुआ था कि 5 किंगडम में, तो शायद यही वाला है। तो देखो 5 किंगडम में कौन ऐड हुआ था,
मुनेरा हमारा ऐड हुआ था, जिन्होंने आर.एच. विटेकर ने ऐड कर दिया था। तो प्लांट ही हो गया, एनिमेलिया हो जाता है हमारा, प्रोटिस्टा हो जाता है, फंजाई हो जाता है और मुनेरा हो जाता है। अब देखते हैं सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि 1977 में दिया गया था। कितने में? 1977 में, जो कि कार्ल हुज द्वारा दिया गया था। कार्ल हुज द्वारा उन्होंने प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और फंजाई, जो हमारा क्या था, मोनेरा था ना, उस मोनेरा को दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक हमारा आर्की बैक्टीरिया हो जाता और दूसरा किस में बांट के दिया था? यू बैक्टीरिया में। तो देखिए यहाँ पे यू है ना, यू का मतलब होता है ट्रू, यू मतलब ट्रू यानी ट्रू बैक्टीरिया। एक होता है आर्की बैक्टीरिया, आर्की मतलब होता है फॉल्स, इसको बोल दीजिए फॉल्स बैक्टीरिया, इसको बोल दीजिए ट्रू बैक्टीरिया। तो हमारे मुनेरा में मोस्टली बैक्टीरिया को रखा गया है। तो उनमें दो प्रकार के बैक्टीरिया हो जाते हैं, एक आर्की बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया मतलब फॉल्स बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया हो जाते हैं। अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या है। जब आप सेल चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जो पता चल जाएगा आपको। तो प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? जिनमें ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है या डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होती है। वही बात करें यूकैरियोटिक में, तो इसमें क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और डेवलप्ड न्यूक्लियस होती है। कैसी होगी? डेवलप्ड न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस क्या होगी? एकदम डेवलप होगी, उसमें सब चीज पाए जाते होंगे। अब देखते हैं, आगे आ जाते हैं। अब देखते हैं ईयरलियर जो क्लासिफिकेशन हमारा किया गया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, इनमें इनके साथ प्रॉब्लम क्या थी? तो उन सबको प्लांट में रख दिया गया था, जिनको क्या था, जिनके पास सेल वॉल पाया जा रहा था, सबको किस में रख दिया गया? प्लांट में रख दिया गया। चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो ब्लू ग्रीन एल्गी हो, चाहे फंजाई हो, सबको किस में रख दिया गया? प्लांट में रख दिया गया। तो देखो ईयरलियर क्लासिफिकेशन के साथ प्रॉब्लम ये थी कि सबको प्लांट में रख दिया गया था जिनके पास क्या हो? सेल वॉल हो। उनमें किसको किसको रख दिया गया था? बैक्टीरिया को रख दिया गया, अपना ब्लू ग्रीन एल्गी को रख दिया गया, ब्लू ग्रीन एल्गी जो हमारा यू बैक्टीरिया होता है उसको रख दिया गया। फिर फंजाई को भी उसी में रख दिया गया, फंजाई को भी प्लांट में ही रख दिया गया था। ब्रायोफाइट्स को प्लांट में तो अभी भी रखा गया है। तो एटोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में चारों अभी भी प्लांट में ही रखे गए हैं। लेकिन इन तीनों को, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और फंजाई, इन तीनों को भी किस में रख दिया गया था? प्लांट में रख दिया गया था, जो कि पूरा एकदम सही बात नहीं है। अब देखो फंजाई होता है, क्या होता है? हेट्रोट्रॉफ होता है। क्या होता है? हेट्रोट्रॉफ मतलब ये हो गया ना कि खुद से खाना नहीं बनाएगा। हेट्रोट्रॉफ्स मतलब खुद से खाना नहीं बनाता है। लेकिन यहाँ पे प्लांट क्या होता है? खुद से खाना बनाता है। तो भाई हम कैसे एक साथ रख सकते हैं? ये तो खाना खुद से बना ही नहीं रहा है, प्लांट खुद से खाना बना रहा है, तो इसको हम एक साथ नहीं रख सकते हैं ना, नहीं रख सकते हैं। इसीलिए ये इसको जो ईयरलियर क्लासिफिकेशन था उसको गलत माना गया। तो देखो फंजाई क्या होता है? हेट्रोट्रॉफ होता है। वही प्लांट क्या होते हैं? हमारे ऑटोट्रॉफ होते हैं, जो कि खुद से खाना बनाते हैं। ऑटोट्रॉफ होते हैं या फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब देखो जो हमारी फंजाई थी उसकी सेल वॉल काइटिन की बनी थी और प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। यहाँ पे भी डिफरेंस हमको देखने को मिल जा रहा है। एक तो हमको ये डिफरेंस देखने को मिल गया कि फंजाई हेट्रोट्रॉफ है और प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉफ है। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी है, वहीं पे प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी है। तो ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो भाई हम एकदम समान गुण वाले को रखते हैं ना एक साथ, लेकिन इनमें तो डिफरेंट गुण आ रहा है हमारा, तो इसलिए गलत उनको माना गया। अब देखो एल्गी के एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा, इसको किस में रख दिया गया था? प्लांट में रख दिया गया, अभी भी रखे गए। देखो इन सभी परेशानियों को देखते हुए, जो ये परेशानियां हो रही थी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, इन तीनों किंगडम क्लासिफिकेशन में जो परेशानियां हो रही थी उसको देखने के बाद क्या है, एक वैज्ञानिक आए हमारे मसीहा बन के, आर.एच. विटेकर जी। कौन थे? आर.एच. विटेकर चचा थे हमारे। लिनियस चचा के बाद कौन आ गए? आर.एच. विटेकर थे, जो कि 1969 में क्या दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिनको 5 बेसिस पे बांटा। जो इस धरती पे हमारे ऑर्गेनिज्म उपलब्ध हैं उनको 5 बेसिस पे बांटा। एक था CSPBNR। देखो CS मतलब हो जाता है सेल स्ट्रक्चर, CS मतलब सेल स्ट्रक्चर, बी मतलब होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है कि टिश्यू है कि ऑर्गन लेवल है। सेल स्ट्रक्चर मतलब सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। एक था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, हमारा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप था, मतलब जेनेटिक के बीच में रिलेशनशिप क्या है। एक था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखो सेल स्ट्रक्चर हो गया हमारा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। सेल स्ट्रक्चर मतलब यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या हो गया? टिश्यू लेवल है,
कि मतलब आर्गन्स है कि आर्गन सिस्टम लेवल पाया जा रहा है। अब देखो एक था हमारा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, और हो गया न्यूट्रिशन के बेस पे, और एक था रिप्रोडक्शन के बेस पे। किसके बेस पे? रिप्रोडक्शन के बेस पे। तो इन्होंने इन परेशानियों को, इन जो परेशानियां रही थी, इन सबको देखते हुए आर एच व्हिटेकर ने 5 यूनिट क्लासिफिकेशन को 5 बेसिस पे डिवाइड किया। एक पहला बेस था सेल स्ट्रक्चर, दूसरा था रिप्रोडक्शन, यानी इस वाले को याद कर लो, चाहे ऐसे याद कर लो, तो आप इसको याद कर लीजिए, CSBPNR, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन। अब देखते हैं यहाँ पे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिन में, जो कि आर एच व्हिटेकर ने दिया था। तो देखो जो मोनेरा होते हैं उनमें सेल टाइप कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक होती है। क्या होती है? प्रोकैरियोटिक। अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। तो देखो मोनेरा क्या थे? प्रोकैरियोट। उसके बाद चारों क्या हो जाते हैं? यूकैरियोट होते हैं। चारों क्या होते हैं? यूकैरियोट हो गए। अब देखो, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे आ जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब देखो हम लोगों ने देख लिया कि प्रोकैरियोटिक है मोनेरा। तो प्रोकैरियोटिक कौन होते हैं? जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें क्या रहेगी? अब्सेंट रहेगी, और इन चारों में क्या रहेगी? प्रेजेंट रहेगी। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया में क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी प्रेजेंट होती है। अब देखते हैं सेल वॉल किससे बनी होती है? पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड से। पॉलीसेकेराइड मतलब वही कार्बोहाइड्रेट हमारा हो जाता है, और प्लस एमिनो एसिड्स हमारे होते हैं। और नॉन सेलुलोजिक मतलब सेलुलोज नहीं होगा मोनेरा के सेल वॉल में। वही बात करें प्रोटिस्टा का, कुछ हमें मेंशन नहीं किया गया एनसीईआरटी में। अब देखो फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। आप लोगों ने पीछे देख ही लिया है कि जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। वही बात करें हम प्लांटी की, तो प्लांटी की कैसी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज की। और एनिमलिया में सेल वॉल अब्सेंट होता है। एनिमल्स में क्या होता है? सेल वॉल अब्सेंट होता है। जो कि एनिमल सेल होता है उसमें सेल वॉल क्या होता है? अब्सेंट होता है। अब देखो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? मतलब ये यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर? तो देखो जो पहले वाले दो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, फिर थोड़ा उनमें विकास होता है तो मल्टी सेलुलर हो जाते हैं, या लूज टिश्यू पाई जाती है, फिर इसमें टिश्यू लेवल हो जाएंगे, ऑर्गन लेवल हो जाते हैं, और इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल हो जाता है। तो सिंपल आप याद कर लीजिए। तो पहला यूनिसेलुलर हो जाएगा। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक कौन है? मोनेरा है। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक कौन हो जाएगा? मोनेरा के अंदर जितने आ जाएंगे हमारे बैक्टीरिया सब क्या हो जाएंगे? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। वही बात करें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक कौन हो जाएंगे? प्रोटिस्टा हो जाएंगे हमारे, जो प्रोटिस्टा होते हैं। समझे? अब देखो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक फंजाई हो गया, टिश्यू ऑर्गन वाला जो हमारा यूकैरियोटिक प्लांटी हो जाएगा, और ऑर्गन सिस्टम वाला यूकैरियोटिक हमारा एनिमल हो जाता है। अब देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? मतलब खुद से खाना बना रहे हैं या खुद से खाना नहीं बना रहे हैं। देखो ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। मोनेरा वाले क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं। कीमोसिंथेटिक मतलब कीमो मतलब देखो इसमें केमिकल आ रहा है। कीमो मतलब केमिकल, यानी केमिकल से भी खाना बना सकते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक खुद से भी खाना बना सकते हैं, केमिकल से भी खाना बना सकते हैं। सेप्रोफाइटिक होते हैं, यानी जो सड़े गले पदार्थ है ना उन पे ग्रो करते हैं। किस पे? सड़े गले पदार्थों पे। तो किस पे करते हैं? सड़े गले पदार्थों पे। तो देखो ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, और सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सेप्रोफाइटिक, यानी सड़े गले पदार्थों पे भी ग्रो कर सकते हैं। और पैरासाइटिक हो सकते हैं, मतलब दूसरे जीवों के शरीर पर या उनके अंदर। यदि बाहर है तो इक्जोपैरासाइट, यदि बाहर है तो इक्जोपैरासाइट, और ये शरीर के अंदर ग्रो कर रहे हैं तो उसको इंडोपैरासाइट बोल देते हैं। ठीक है ना? तो एक इक्जो मतलब बाहर, तो बाहर यदि ग्रो कर रहे हैं तो उसको इक्जोपैरासाइट बोल दीजिए। यदि शरीर के अंदर ग्रो कर रहे हैं तो उसको इंडोपैरासाइट बोल दीजिए। तो जो हमारे मोनेरा वाले होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कीमोसिंथेटिक होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, और पैरासाइटिक होते हैं। अब देखते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, मतलब खुद से खाना बना भी सकते हैं और खुद से खाना नहीं भी बना सकते हैं। यानी ऑटोट्रॉपिक है इसका मतलब फोटोसिंथेसिस करते होंगे, तो ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। और देखो हेट्रोटॉपिक होते हैं, मतलब खुद से खाना बना नहीं सकते हैं। अब देखो फंजाई क्या होते हैं? हेट्रोटॉपिक होते हैं। क्या होते हैं? हेट्रोटॉपिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक आपको बता ही दिए हैं कि जो सड़े गले पदार्थों पे ग्रो करते हैं। तो फंजाई सड़े गले पदार्थों पे भी ग्रो करता है भाई। अब देखो पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। तो ये पैरासाइटिक दो प्रकार से ये भी हो सकते हैं, इक्जोपैरासाइट, इंडोपैरासाइट। यानी शरीर के अंदर ग्रो कर रहे हैं तो इंडो हो जाएगा, यदि शरीर के ऊपर ग्रो कर रहे हैं तो उसको इक्जोपैरासाइट बोल देंगे। अब देखो प्लांटी क्या हो जाते हैं? ऑटोटॉपिक, यानी क्या करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ऑटोटॉपिक जो होंगे वो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण आप लोग याद कर लीजिए। अब एनिमलिया क्या हो जाते हैं? हेट्रोटॉपिक होते हैं। होलोजोइक, होलोजोइक मतलब क्या होना? खाना को मुख से खाना। किसके द्वारा? मुख से खाना या घोटना। समझे ना? तो ये होलोजोइक वही होता है। तो एनिमलिया में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, या हेट्रोटॉपिक होते हैं। अब आगे आते हैं। देखो जो मोनेरा था उनको दो भागों में बांटा गया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में,
सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में बांटा गया था ना मोनेरा को आर्कीबैक्टीरिया बैक्टीरिया में। तो देखो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं उसमें मेनली बैक्टीरिया को रखा गया है। मोनेरा में मेनली बैक्टीरिया को रखा गया है। जो हमारे बैक्टीरिया जितने आते हैं ना उनको मोनेरा में रखा गया है, जो कि सोल मेंबर होते हैं मोनेरा के, तो सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। अब देखो शेप के आधार पर बैक्टीरिया चार होते हैं, कोकस, बैसिलस, विब्रियो और स्पाइरल। कोकस, बैसिलस, विब्रियो और स्पाइरल। कोकस, बैसिलस, विब्रियो और स्पाइरल। कोकस मतलब जो स्फेरिकल होंगे, गोल गोल सा। बैसिलस मतलब रॉड शेप के होंगे, जो कि रॉड जैसा होगा, समझो ऐसा होगा। और होंगे विब्रियो मतलब कामा शेप के होंगे, जो ऐसे कामा हम लोग लगाते हैं उस कामा शेप के हो जाएंगे। और स्पाइरल मतलब स्पाइरल हो जाएंगे, जैसे सांप के जैसा, समझे ना। तो स्पाइरल शेप के हो जाते हैं, जो कि एनसीईआरटी में इसका दिया हुआ है चित्र। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला मकोकाई वाला कोकस हो जाता है। उसके बाद बैसिलस रॉड शेप वाला हो जाता है, ये स्पाइरल है। स्पाइरल के पास देखो स्पाइरला होता है, उसके बाद क्या पाया जाता है, फ्लैजेला पाया जाता है। जो बैसिलस होता है उसके पास क्या पाया जाता है, स्पोर पाया जाता है। उसके बाद एक कामा शेप का हमारा विब्रियो हो गया। तो ये चार शेप हो गए हमारे बैक्टीरिया के। और जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनमें सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। जो बैक्टीरिया होते हैं दो हो सकते हैं, ऑटोटॉपिक, हेटरोटॉपिक। मोस्टली क्या होते हैं, हेटरोटॉपिक होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं, हेटरोटॉपिक। कुछ कुछ होते हैं जो कि ऑटोटॉपिक होते हैं, मतलब खुद से जो भोजन बनाते हैं। और हेटरोटॉपिक होते हैं जो कि क्या करते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे डिजीज हमें काज करते हैं, हमारे शरीर में आते हैं तो खाना खा मतलब हमारे शरीर से ही क्या करने लगते हैं, भोजन को लेने लगते हैं। तो वही पैरासाइट, इंडो पैरासाइट हो जाते हैं। अब देखो जो ऑटोटॉपिक होंगे वो कुछ बैक्टीरिया होंगे, और हेटरोटॉपिक में मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं क्या होते हैं, हेटरोटॉपिक होते हैं। जो ऑटोटॉपिक बैक्टीरिया होते हैं वो दो तरह से हो सकते हैं। कौन सा, फोटोसिंथेटिकली खाना बना सकते हैं और कीमोसिंथेटिक, मतलब सनलाइट से भी भोजन बना सकते हैं सनलाइट की उपस्थिति में, और केमिकल से भी खाना बना सकते हैं। तो जो केमिकल से भोजन बनाते हैं उन्हें हम कीमोसिंथेटिक बोल सकते हैं। तो जो ऑटोटॉपिक होंगे दो तरह से अपना खाना बनाएंगे, फोटोसिंथेटिकली और कीमोसिंथेटिकली। तो फोटोसिंथेसिस मतलब सनलाइट की उपस्थिति में खाना बना देंगे, और कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल से अपना भोजन बना देंगे। जैसे नाइट्रेट्स हो जाएगा, नाइट्राइट्स हो गया और अमोनिया हो गया, इनके ऑक्सीडेशन के द्वारा। किसके, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया। जो हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ते हैं कि नहीं, जो बैक्टीरिया करते हैं नाइट्रोजन जो फिक्सेशन हमारे बैक्टीरिया करते हैं, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं ना। जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है हमारा अमोनिया, तो वही वहां पे क्या करते हैं, उसका ऑक्सीडेशन करके भी अपना खुद का खाना बना सकते हैं। अब देखो जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं पहले। आर्की बैक्टीरिया मतलब फाल्स बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया मतलब फाल्स बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया मतलब फाल्स बैक्टीरिया। तो ये क्या होते हैं, हार्श हैबिटाट में रहते हैं, मतलब वो ये वहां पे रहते हैं जहाँ पे दूसरा ऑर्गेनिज्म का रहना संभव नहीं है। तो हार्श हैबिटाट में रहते हैं जहां दूसरे ऑर्गेनिजम्स का लाइफ संभव नहीं है, जहां पे दूसरे ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ है वो संभव नहीं है, ड्यू टू डिफरेंट सेल वाल स्ट्रक्चर। क्यों है भाई, ये हार्श हैबिटाट में क्यों रहते हैं, क्योंकि इनका जो सेल वाल का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। जो सेल वाल का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है थोड़ा इन और सब बैक्टीरिया से। क्या होगा, आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वाल का स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। देखो अब देखते हैं, पहला हेलोफाइल्स, दूसरा थर्मो एसिडोफिल्स और तीसरा मिथेनोजेंस। अब जो हार्श हैबिटाट में वो तीन तरह के हो सकते हैं। एक हेलोफिल्स होते हैं जो कि साल्टी एरिया में रहते हैं या खारे पानी में, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा साल्ट हो, हमारा नमक हो, यानी खारा पानी ज्यादा से ज्यादा हो, वहां पे रह सकते हैं ना। तो वहाँ पे हेलोफिल्स जो कि साल्टी एरिया में रह सकते हैं। दूसरा होते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो मतलब हीट, थर्मो मतलब जो ये थर्मो लिखा है, थर्मो मतलब क्या होता है, हीट, मतलब जहाँ पे हीट या उष्मा ज्यादा हो। तो जो हॉट स्प्रिंग्स या गर्म झरनों में रहते हैं, कहाँ पे, आप लोगों ने जंगलों में जो वीडियो देखते हैं तो उसमें अक्सर आपको देखने को मिलता है अमेजोन के जंगल में कि पानी उबलता रहता है, उसमें और कोई जीव तो नहीं पाया जाता, लेकिन यार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब देखो तीसरा हो गया मिथेनोजेंस। कौन सा हो गया, मिथेनोजेंस। जो मार्सी एरिया में रहते हैं उनको मिथेनोजेंस बोलते हैं। मार्सी एरिया मतलब जहाँ पे मीथेन गैस प्रोड्यूस होती हो, तो मार्सी एरिया मतलब जहाँ पे मीथेन गैस प्रोड्यूस होती हो। तो बहुत सारे एनिमल्स के जो एलिमेंट्री कैनाल या गट होते हैं ना, उनमें मिथेनोजीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मिथेनोजीन। वे जीन जो मीथेन को क्या करे, उत्पन्न करे, जो हमारा मीथेन होता है CH4 उसको उत्पन्न करे। तो बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उनके एलिमेंट्री कैनाल में मिथेनोजीन पाए जाते हैं, जो कि मीथेन गैस को बनाते हैं। मीथेन गैस को हम बायोगैस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, बायोगैस। तो बायोगैस कैसे बनती है इसके बारे में आप ह्यूमन वेलफेयर जो चैप्टर दिया है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें लास्ट का टॉपिक है बायोगैस प्रोडक्शन, वहां पे देख सकते हैं। और इनके गोबर डंग में मिल जाता है। जो मिथेनोजीन है ना वो क्या बनाएगा, मीथेन गैस बनाएगा, और उनके जो गोबर होगा, डंग होगा, उसमें मिला देगा, जिससे बाहर आने पे वही महकता है। अब देखो साइनोबैक्टीरिया के बारे में देख लेते हैं। कौन सा, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ये बताओ ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोल रहे हैं,
एल्गी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। जो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं ट्रू वाले, जिनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए पाया जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी देख लियो क्या होते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल होता है नॉस्टाक और एनाबीना। नॉस्टाक और एनाबीना, नॉस्टाक और एनाबीना। अब देखो जो साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं। मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या कर सकते हैं? भोजन बना सकते हैं। फोटोसिंथेटिक एक ऑटोट्रॉपिक होते हैं। इनके बॉडी के चारों ओर जिलेटिनस शीथ पाई जाती है। इनके बॉडी के चारों तरफ क्या होगी? एक जिलेटिन की शीथ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जिलेटिन की शीथ। आप लोग को हम दिखा दे रहे हैं किताब में, देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा ये जो दे रहा है ना, यही क्या होती है? जिलेटिन की शीथ होती है। यही क्या होती है? जिलेटिन की शीथ होती है। जिलेटिन की क्या होती है? शीथ होती है। जहाँ पे देखिए यहाँ पे हेट्रोसिस्ट पाया जा रहा है। जिलेटिन होती है, म्यूसिलेजिनस शीथ होती है, जो भी बोलिए आप। म्यूसिलेज की भी बनी हो सकती है, जिलेटिन की भी बनी हो सकती है। तो देखो इनके बॉडी के चारों जिलेटिनस शीथ होती है, म्यूसिलेजिनस शीथ होती है। हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। आप लोगों को हेट्रोसिस्ट दिखाए ही है। देखिए ये वाला है, ये क्या है? हेट्रोसिस्ट होता है। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। तो क्या पाया जाता है? हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। इसी हेट्रोसिस्ट के द्वारा क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो हेट्रोसिस्ट पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। यूनिसेलुलर देखो, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं मोस्टली। तो यूनिसेलुलर में कॉलोनिया या फिलामेंटस होंगे। कॉलोनी मतलब कॉलोनी बना के रहते हैं। जैसे शहर में क्या होता है? कॉलोनी होता है। तो कॉलोनी में बहुत सारे लोग रहते हैं एक साथ। तो वैसे ही बैक्टीरिया क्या करेंगे? कॉलोनी में रहेंगे, मतलब एक साथ झुंड बना के रहेंगे। और फिलामेंटस हो सकते हैं। फिलामेंटस मतलब फीता जैसे, ऐसे करके एक दूसरे से जुड़ के एक फीता जैसा स्ट्रक्चर बना लेंगे, ऐसे ऐसे बना लेंगे। तो एक फिलामेंटस हो सकते हैं, या ऐसे झुंड में। तो ये क्या हो जाएगा? कॉलोनियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉलोनियल हो जाएगा। तो ऐसे पाए जाते हैं। तो यूनिसेलुलर होंगे, कॉलोनियल हो जाएंगे, या कॉलोनी बनाएंगे, या नेटवर्क बना लेंगे। फिलामेंटस मतलब एक फिलामेंट मतलब फीता के जैसा हो जाएंगे। अब देखो पानी में क्या करते हैं? पानी के ऊपर क्या बनाते हैं? ब्लूम बनाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ग्रो करना। ब्लूम का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा ग्रो करना। पानी में बहुत ज्यादा ही ग्रो कर जाते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती है, जिसकी वजह से उसमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और उसके अंदर के जो जीव रहते हैं वो मरने लगते हैं। अब देखो हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट होते हैं। अब आते हैं यहाँ पे यूनिसेलुलर देख लिया, अब यहाँ पे हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया देखिए। तो जो हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं? मोस्ट एबंडेंट होते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया और आर्कियोबैक्टीरिया का ही भाग है। देखो हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया होते हैं क्या होते हैं? मोस्ट एबंडेंट होते हैं, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा मात्रा में डिकम्पोजर होते हैं। क्या होते हैं? डिकम्पोजर, यानी जो सड़े गले पदार्थ हैं उनको डिकम्पोज करने में, यानी मिट्टी में मिलाने में सहायता करते हैं। दूध से बस दही बनाने में भी जो हेट्रोटॉपिक बैक्टीरिया होते हैं वो मोस्ट एबंडेंट है, डिकम्पोजर के रूप में काम करते हैं। दूध से दही बनाते हैं, यानी मिल्क टू कर्ड। मिल्क से क्या बनाते हैं? कर्ड बनाते हैं। कर्ड, मिल्क से कर्ड बनाते हैं, दूध से दही बनाते हैं। और लेग्यूमिनस के जो जड़ें होती है उनके साथ रह के नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो लेग्यूम्स मतलब दालें, जो दालें हम लोग खाते हैं ना, अरहर हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, उनके जड़ों के साथ क्या करते हैं? रह के और क्या करेंगे? नाइट्रोजन का फिक्सेशन कराते हैं। अब हम डिजीजें देख लेते हैं जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टिटनस हो गया, साइटस कैंकर। तो कोलेरा, टाइफाइड, टिटनस और साइटस कैंकर हो जाता है हमारा। ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। अब देखो रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में कैसे होता है? तो मोस्टली भाई फिजन के द्वारा हो जाए। फिजन मतलब वही बाइनरी फिजन, तो देख रहे थे, बीच से टूट जाएगा और 2 सेल बन गया। क्या हो गया? 2 सेल। फिर ये 2 बीच से टूट जाएंगे, 4 सेल बना लेंगे, अपना बन गया ना। तो ऐसे करके बहुत ज्यादा तेज डिवाइड करते हैं। तो किसके द्वारा होता है? फिजन के द्वारा होता है। वो भी फिजन कौन सा होता है? बाइनरी फिजन। याद कर लीजिए, बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। देखो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनाते हैं? स्पोर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पोर बनाते हैं। अब जब भाई अनफेवरेबल कंडीशन रहेगा, सूटेबल कंडीशन नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे? स्पोर बनाएंगे। जो ये स्पोर होती है उनको क्या प्रदान करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? सुरक्षा भी प्रदान करती है। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था दोनों, फिजन के द्वारा, जो बाइनरी फिजन के द्वारा था, और स्पोर के द्वारा। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में क्या होगा? जो प्रीमिटिव डीएनए रहेगा। कौन सा डीएनए? प्रीमिटिव डीएनए। वो क्या होता है? एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाता है। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होगा, वहां रेप्लिकेट करके बना लेगा नया बॉडी। अब देखो माइकोप्लाज्मा के बारे में 2-4 लाइन दिया है हमारे एनसीईआरटी में, तो देख लीजिए। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है, जो कि सबसे छोटी कोशिका होती है। माइकोप्लाज्मा को हम पीपीएलओ भी बोलते हैं। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनियम लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है, सबसे छोटी कोशिका है, और बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकती है। मतलब बिना ऑक्सीजन नहीं
भी पाया जा रहा है तो वहाँ पे सर्वाइव कर सकती है। डिजीज काज करते हैं या पैथोजेनिक होते हैं, क्या होते हैं, डिजीज काज करते हैं या पैथोजेनिक होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। अब देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, जो दूसरा किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा, इनकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब ये नहीं डिफाइंड है कि कहाँ तक है इनकी बाउंड्री, मतलब कहाँ तक हमको अध्ययन करना है, कहाँ तक हमको स्टडी करना है, तो इनकी जो बाउंड्री होती है वेल डिफाइंड नहीं है। ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं, आप लोगों ने पीछे तो देखा ही होगा कि यूनिसेलुलर और यूकैरियोट होते हैं। देखो तो जो प्रोटिस्टा होते हैं वो क्या होता है, यूनिसेलुलर और यूकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। अब देखो, अब इसको इसमें पहले आता है क्राइसोफाइट्स, प्रोटिस्टा में कौन सबसे पहला आता है, क्राइसोफाइट्स, सबसे पहला क्राइसोफाइट होते हैं। देखो दो ओवरलैपिंग सेल्स होती हैं, क्या होती हैं, दो ओवरलैपिंग सेल्स होगी और सोप बॉक्स होता है, जैसे सोप बॉक्स होता है, जैसे हमारा साबुन जो रखते हैं, समझो साबुन जो रखते हैं तो क्या होता है, एक हमारा सोप बॉक्स ये है, ऊपर से एक दूसरा जाके चिपक जाता है ऐसे करके, ऐसे करके, तो वही समझो ऐसे करके, मान लो ये एक बॉक्स था, इसके ऊपर जाके एक चिपक गया ऐसे ही, तो ये क्या होता है, दो ओवरलैपिंग सेल्स होती हैं जो सोप बॉक्स होता है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होती हैं। क्या होती हैं, फोटोसिंथेटिक, मतलब क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं, और मोस्टली एक्वाटिक होती है, मतलब पानी में पाई जाती है। कौन किसमें, एक्वाटिक में, जो प्रोटिस्टा वाले होते हैं ना एक्वाटिक होते हैं, प्रोटिस्टा वाले जितने होंगे तो ये भी एक्वाटिक ही होगा। अब देखो क्राइसोफाइट्स को हम डायटम्स या गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायटम्स या गोल्डन एल्गी या डेस्मिड्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्राइसोफाइट्स को डायटम्स, गोल्डन एल्गी या डेस्मिड्स कहते हैं। फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे, फ्रेश वाटर हो गया हमारा, फ्रेश वाटर क्या होता है भाई, अब जानते हैं फ्रेश वाटर क्या होता है, फ्रेश वाटर वही नदी का पानी हो गया, तालाब का पानी हो गया, तो फ्रेश वाटर में भी होते हैं मैराइन वाटर, मैराइन मतलब समुद्री पानी, जो हमारा साल्टी वाटर होता है उसमें भी पाए जाते हैं। तो क्राइसोफाइट्स हमारा फ्रेश वाटर हो गया और मराइन वाटर हो गया, दोनों में प्रेजेंट होते हैं। पानी के बहाव के साथ क्या होते हैं, बहते हैं, पानी मान लो पूर्व की दिशा में जाएगा तो ये भी उसके साथ जाएंगे, यदि पश्चिम की दिशा में जा रहा है तो वहां भी जाएंगे, हवा चलता है तो पानी इधर हिलता है वैसे भी ये भी हिलते हैं, मतलब पानी के बहाव के साथ बहते हैं, जिन्हें हम प्लैंकटन कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्लैंकटन, प्लैंकटन याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्या है, प्लैंकटन कहते हैं। अब देखो अधिकतर फोटोसिंथेटिक होते हैं, आप लोगों ने देख लिया, मोस्टली क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, जो कि अपना खुद से खाना बनाएंगे। वाल्स के ऊपर क्या पाई जाती है, सिलिका पाई जाती है, इनके वाल के ऊपर क्या पाई जाएगी, सिलिका पाई जाती है, सिलिका पाई जाती है। जिन्हें न्यूरॉन के ऊपर आप लोग देखा है कि नहीं देखा है, न्यूरॉन के ऊपर भी एक पाई जाती है कि नहीं सी, तो वैसे इनके ऊपर भी क्या पाई जाती है, सिलिका, इनके वाल्स के ऊपर सिलिका होती है। इनकी सेल को से डाइटोमेसियम अर्थ बनती है। देखो इनका जो सेलवाल है ना वो क्या होगा, अब मान लो जो जो क्राइसोफाइट्स था वो मर गया तो उसका जो सेलवाल बचेगा ना उस मिट्टी उस समुद्र के नीचे जाके बैठ जाएगा, और बहुत सालों बाद क्या करेंगे कि डायटोमेसियम अर्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डायटोमेसियम मेसियस अर्थ बनाते हैं। वो जो सेलवाल सड़ेगा गलेगा और क्या बन जाएगा, डायटोमेसियस अर्थ बन जाता है, जिसका उपयोग हम लोग पॉलिशिंग में करते हैं, आयल्स और सिरप्स के। जिसका उपयोग पॉलिशिंग में किसके किया जाता है, आयल और सिरप्स के पॉलिशिंग, या मतलब पॉलिशिंग में किया जाता है, और फिल्ट्रेशन सॉरी फिल्ट्रेशन में किया जाता है, ऑयल्स और सिरप्स के, ऑयल और सिरप्स के फिल्ट्रेशन में, ऑयल और सिरप्स के फिल्ट्रेशन में उनको फिल्टर करने में किया जाता है। ओशियंस में क्या होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। जो क्राइसोफाइट्स हमारे हैं ना समुद्र में क्या होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर, चीफ मतलब मुख्य, मतलब ये ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जो हमको इकोनॉमिक लेवल वाला चाहिए फायदा वो क्या करते हैं, ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो ओशियंस में क्या होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। अब देखते हैं इधर आ जाते हैं डायनोफ्लैजिलस पे। पहला क्राइसोफाइट देख लीजिए, देख लिए दूसरा डायनो मतलब दो, डाय मतलब दो, और फ्लैजिलस मतलब दो फ्लैजिला, यानी दो फ्लैजिला होगा, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूड मतलब उसके बॉडी जो होगी, मान लो ये बॉडी है ना उसके लॉन्गिट्यूडली है, और एक क्या होती है ट्रांसवर्स होगी, ऐसे ट्रांसवर्स होगी। तो दो फ्लैजिला होगा, एक लॉन्गिट्यूडनली एक ट्रांसवर्स होगा। मोस्टली मैराइन होते हैं, आप लोग देख मोस्टली मैराइन होते हैं, और ये मोस्टली क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। मोस्टली मैराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी जो समुद्र में रहेंगे और क्या करेंगे, खुद से खाना बनाएंगे। शरीर में पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से येलो ग्रीन रेड ब्लू, मतलब पिगमेंट क्या होता है, पिगमेंट होती वो होता है जो कि शरीर को क्या करे, रंग प्रदान करे। जैसे ह्यूमन बॉडी में मिलेनिन होता है कि नहीं होता है, मिलेनिन होता है ना, जो मेलेटोनिन होता है, जो मिलेनिन होता है, जो कि हमारे बॉडी को क्या करता है, यदि हमारी बॉडी में ज्यादा मिलेनिन हो गया तो हम काले हो जाएंगे, और कम है तो हम क्या होते हैं, गोरे होते हैं। क्या कम है तो क्या गोरे होते हैं, तो वो भी एक पिगमेंट ही होता है। तो वैसे ही इनके शरीर में पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, येलो ग्रीन ब्लू रेड कलर के होते हैं, और मोस्टली रेड कलर के होते हैं, जिन्हें हम रेड डायनोफ्लैजिलेट्स भी बोलते हैं। अब देखो सेलवाल के सरफेस पे सेलुलोज प्लेट होता है, क्या होता है, स्टिप सेलुलोज प्लेट। जो उनका सेलवाल है ना, सेलवाल के ऊपर क्या होगा, कठोर, स्टिप मतलब कठोर, स्टिप मतलब कठोर, तो कठोर सेलुलोजिक प्लेट पाया जाता है। मतलब जो सेलुलोज का प्लेट होगा ना वो कठोर होगा, स्टिप सेलुलोजिक प्लेट पाया जाता है। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स के रैपिड मिल्केशन या ज्यादा ग्रोथ होने के कारण समुद्र लाल दिखने लगता है। जो हमारे रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ना, जिनमें रेड पिगमेंट पाया जाता है,
उनके ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा नंबर बढ़ने पे जो हमारा समुद्र का पानी होता है लाल दिखने लगता है। तो आपने लाल सागर के बारे में देखा होगा, कोई सारे यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि लाल सागर देखने को मिलता है कि समुद्र का पानी लाल हो गया। किसकी वजह से होता है? इन्हीं रेड डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से होता है, जिसका एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल क्या है? गोनायोलैक्स, गोनायोलैक्स, गोनायोलैक्स। जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स है वो कौन सा है? गोनायोलैक्स। अब देखो इनकी जो बॉडी होती है वो रिलीज करती है क्या? टॉक्सिन। टॉक्सिन मतलब जो जहरीला सब्सटेंस होगा, जहरीला सब्सटेंस समझ लो, जिससे क्या होगा? किल कर देंगे मैराइन एनिमल्स को। जो उस समुद्र में मैराइन एनिमल रहे उनको क्या कर देंगे? किल कर देते हैं। अब देखो यूग्लिनाइड्स पे आ जाते हैं। तीसरा हमारा क्या दिया? यूग्लिनाइड्स। यूग्लिनाइड्स का एग्जांपल होता है हमारा यूग्लिना। क्या हो गया? यूग्लिना, 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 यूग्लिना। देखो यूग्लिनाइड्स फ्रेश वाटर और स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर मतलब कौन सा वाटर? जो हमारा नदी तालाब का वाटर हो गया, नहर का हो गया, ये फ्रेश वाटर हो गया। और स्टेगनेंट वाटर में जो तालाब में पानी होता है वो क्या होता है? ठहरा हुआ होता है। जो ठहरा हुआ, रुका हुआ पानी, बहाव नहीं होता है उसमें, उसमें पाए जाते हैं। तो यूग्लिनाइड्स कैसे? फ्रेश वाटर में और स्टेगनेंट वाटर में। तो यूग्लिनाइड्स क्या होते हैं ना, अक्सर सड़े गले पदार्थों पे, मतलब सड़े गले पानी में ज्यादा होते हैं। तो यूग्लिनाइड्स क्या हो गया? फ्रेश वाटर में, स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं। सेल की बजाय पेलिकल प्रोटीन की बनी लेयर पाई जाती है, जो उनके ऊपर सेल वाल की ऊपर बजाय, सेल नहीं सेलवाल है, जो सेल के ऊपर क्या होती है? सेलवाल होती है ना, उस सेलवाल के ऊपर क्या होगी? पेलिकल की लेयर पाई जाती है। जो कि पेलिकल एक प्रोटीन है जिसकी वजह से इनकी बॉडी क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। जिसकी वजह से इनकी, मान लीजिए हमारी घड़ी है, देखो देखो यहाँ मान लो घड़ी है, तो देखो ये वाला फ्लेक्सिबल है कि नहीं? इसे छोड़ देने पे चला जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो ये फ्लेक्सिबल है कि नहीं? तो इसी की वजह से पेलिकल पाया जाता है। इसी की वजह से क्या होती है? वो फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है। अब देखो दो फ्लैजेला, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, मतलब दो फ्लैजेला पाया जाएगा। यूग्लिनाइड्स के पास क्या होता है? यूग्लिना के पास दो फ्लैजेला होता है, एक छोटा और एक बड़ा, एक छोटा और एक बड़ा। अब देखो सनलाइट की उपस्थिति में जो ये यूग्लिनाइड्स होते हैं, जो यूग्लिना होता है हमारा फोटोसिंथेसिस करता है, तथा जब सनलाइट नहीं रहती है तो ये क्या करता है? हेट्रोटॉपिक हो जाता है, हेट्रोटॉपिक हो जाता है। यानी देखो जो प्लांट होते हैं वो सनलाइट की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो हेट्रोटॉपिक होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यूग्लिना क्या होता है? कनेक्टिंग लिंक होता है, कनेक्टिंग लिंक कि बिटवीन प्लांट्स और एनिमल्स, एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में क्या होता है? कनेक्टिंग लिंक। यानी प्लांट्स को एनिमल्स को क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है। यदि सूर्य का प्रकाश मिल रहा है तो प्लांट के जैसा व्यवहार करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। यदि सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है तो एनिमल के जैसा व्यवहार करेगा, हेट्रोट्रॉपिक हो जाएगा, टॉपिक हो जाएगा। फोटोसिंथेटिक क्यों? क्योंकि उसमें पिगमेंट पाया जाता है हायर प्लांट्स के, जैसे क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। यूग्लिनाइड्स के पास क्या होता है? यूग्लिना के पास क्या होता है? क्लोरोफिल ए पाया जाता है। यूग्लिना आप लोग देख लिया। अब आते हैं स्लाइम मोल्ड्स पे। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं? सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं, सड़े गले पदार्थों पे जो भोजन बनाए, जो सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट मतलब क्या हो जाएगा? जो कि सड़े गले पदार्थों से भोजन बनाए। सुटेबल कंडीशंस में प्लाज्मोडियम बनाते हैं। मान लो सुटेबल कंडीशन है, अच्छी कंडीशन है, मान लो हम लोग अच्छी कंडीशन है, जो हमारा जो क्या है, कौन सा मौसम है, मान लो ना ज़्यादा ठंडी पड़ रही है ना ज़्यादा गर्मी, शीत ऋतु है, तो उसमें सुटेबल कंडीशन है, तो उसमें क्या होगा? सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्लाज्मोडियम बनाते हैं। और अनसुटेबल कंडीशन में स्पोर्स बनाते हैं, जो कि स्पोर्स क्या होता है? प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है। स्पोर्स क्या होता है? प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है। स्पोर में ट्रू वाल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ट्रू वाल, ट्रू वाल, ट्रू वाल पाया जाता है, मतलब सत्य, सत्य कोशिका, कोशिका वाल पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। हिंदी में कोशिका भित्ति बोलते हैं ना, तो वही स्पोर होता है जो कि प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है, ट्रू वाल पाया जाता है और एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होता है। अब देखो जो सुटेबल कंडीशन है उसमें प्लाज्मोडियम बन रहा है और अनसुटेबल कंडीशन में स्पोर बन रहा है, तो अनसुटेबल कंडीशन में बन रहा है ना, उसके लिए वो कंडीशन सुटेबल नहीं है, तो प्रोटेक्शन के लिए क्या बनता है? स्पोर बनता है, जो कि क्या करेगा? एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है, रोकने के लिए होता है। हवा के चलने पे जो ये स्पोर होते हैं ना, वो क्या होते हैं? इधर उधर डिस्पर्ज हो जाते हैं या बिखर जाते हैं। इधर उधर क्या होते हैं? डिस्पर्ज हो जाते हैं या बिखर जाते हैं, बिखर जाते हैं या बिखर जाते हैं, बिखर जाते हैं। गाना इसी पे हमको एक याद आ गया, बिखर जाते हैं पे। तो चलिए बाद में सुना देंगे कभी गाना। देखिए अनसुटेबल कंडीशन में क्या होता है? स्पोर बनाते हैं और हवा चलने पे ये स्पोर्स क्या होते हैं? डिस्पोज हो जाते हैं या बिखर जाते हैं। अब देख लीजिए इधर प्रोटोजोवंस। अब प्रोटोजोवंस जो पांचवा हमारा है वो कौन सा होता है? प्रोटोजोवंस होता है। पांचवा क्या है? जो हमारा पांचवा प्रोटिस्ट है वो कौन सा होता है? प्रोटोजोवन होता है। देखिए प्रोटोजोवन क्या होते हैं? हेट्रोटॉपिक होते हैं। प्रोटोजोवन हेट्रोटॉपिक होते हैं, प्रीडेटर होते हैं। प्रोटोजोन क्या होते हैं? हेट्रोटॉपिक होते हैं, प्रीडेटर होते हैं। तो प्रीडेटर वो हैं जो प्रे को या शिकार को खाएं। जैसे हमारा शेर होता है, तो हमारा शेर होता है वो डियर को खा जाता है, तो वहाँ पे जो डियर हो गया, हमारा डियर हो गया, वो क्या है? प्रे है। और जो हमारा लायन हो गया वो क्या हो गया? प्रीडेटर हो गया। तो प्रोटोजोन क्या होते हैं? प्रीडेटर होते हैं, यानी प्रे को खाने का काम करते हैं। और पैरासाइट भी होते हैं। क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं। अब देखिए अमीबाइड।
प्रोटोजोअन्स में पहला कौन सा आता है? अमीबाइड प्रोटोजोअन। कौन सा? अमीबाइड प्रोटोजोअन। एक होता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन, एक होता है सिलिएटेड प्रोटोजोअन और एक होता है स्पोरोजोअन प्रोटोजोअन। तो देखो अमीबाइड प्रोटोजोअन में क्या होगा? प्रीडेटर होते हैं अमीबा, इसका एग्जाम्पल है अमीबाइड का। अमीबा एग्जाम्पल है एक, और एक एंट अमीबा है। तो पहले अमीबा एग्जाम्पल होता है, अमीबा के पास क्या पाया जाता है? स्यूडोपोडिया यानी फाल्स फीट। स्यूडोपोडिया को हम क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया को हम क्या बोलते हैं? फाल्स फिट। फाल्स फिट यानी फाल्स फिट यानी गलत पैर बोल दो, क्या बोलेंगे हिंदी में? चलो छोड़ो। अमीबाइड, अमीबाइड हो गया जो कि प्रीडेटर होंगे, मतलब क्या करेंगे? प्रे को खाएंगे। इसका एग्जांपल अमीबा है। अमीबा के पास स्यूडोपोडिया पाया जाता है जिसके द्वारा ही ये क्या करता है? प्रे को पकड़ता है और प्रीडेटर बन जाता है। एंट अमीबा होता है जो कि एक पैरासाइट होता है। एक क्या होता है? एंट अमीबा पैरासाइट होता है। इनके बॉडी सरफेस पे सिलिका सेल्स पाई जाती है। जो अमीबाइड होते हैं उनके बॉडी सरफेस पे क्या पाई जाती है? एक सिलिका सेल्स पाई जाती है। अमीबाइड होते हैं उनके बॉडी सरफेस पे सिलिका सेल्स पाई जाती है। दूसरा आ जाते हैं फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड मतलब आपको समझ में आ रहा है, फ्लैजिला इसमें पाया जाता होगा। फ्लैजिलेटेड यानी फ्लैजिला पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करते हैं। एग्जाम्पल इसका ट्रिप्नोसोमा गैम्बियम एक एग्जाम्पल है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन का एग्जाम्पल कौन है? ट्रिप्नोसोमा गैम्बियम, जो कि एक स्लीपिंग सिकनेस नाम का रोग काज करता है। स्लीपिंग सिकनेस मतलब इसमें बहुत ज्यादा नींद आती है। स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है, जो कि मिडिल एज में अक्सर होता है, तो बहुत ज्यादा नींद आती है। ठीक है ना? तो फ्लैजिलेटेड में ट्रिप्नोसोमा गैम्बियम आ गया, जिसके द्वारा स्लीपिंग सिकनेस काज होता है, ये काज करता है। अब आते हैं सिलिएटेड में। तो सिलिएटेड में क्या होगा? सिलिया पाया जाता है जिससे ये मूव करते हैं। सिलिया पाया जाता है जिससे क्या करेंगे? ये मूव करते हैं। जो सिलिएटेड प्रोटोजोअन होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? सिलिया। इसमें फ्लैजेला पाया जा रहा था जिसकी वजह से मूव कर रहे थे, इसमें सिलिया पाया जाता है जिसकी वजह से मूव करते हैं। एक कैविटी या गुलेट पाई जाती है जिसमें क्या होता है? पानी भर जाता है। पानी भर जाता है, बस इतना याद कर लीजिए कि सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स में कैविटी होती है जिसमें पानी भर जाता है। अब इसका एग्जाम्पल पैरामीशियम होता है। तो आप लोगों ने पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखा, ये पैर के जैसा होता है, पैर के जैसा होता है, और इसमें दो न्यूक्लियस पाई जाती है, एक माइक्रो एक मैक्रो, मतलब एक छोटी एक बड़ी। पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस, एक माइक्रो न्यूक्लियस एक मैक्रो न्यूक्लियस। ये देख लीजिए कि ऊपर होता है कि नीचे होता है। शायद नीचे बड़ा वाला होता है, ऊपर छोटा वाला होता है। तो माइक्रो मान लो ऊपर है तो क्या करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस या फिजियोलॉजिकल कंडीशन, जो हमारी उसके अंदर होने वाली कंडीशन है, खाना बनना ना खाना, ये वो करना, जो भी कंडीशन हो, वो कौन कंट्रोल करेगा? माइक्रो न्यूक्लियस। और जो मैक्रो होता है वो क्या करता है? रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, पैरामीशियम के। अच्छा, पैरामीशियम में कैसे रिप्रोडक्शन होता है भाई? ये देख लीजिए, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। कौन सा? बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। किसके द्वारा? बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। बाइनरी फ्यूजन आप लोग जब 12th का पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें दिया है बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। अब देखिए स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स में क्या होता है? प्लाज्मोडियम को रखा गया है। स्पोरोजोन्स में किसको? प्लाज्मोडियम को रखा गया, जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है। तो प्लाज्मोडियम जो होता है तीन प्रकार का होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम एक होता है, और याद नहीं आ रहा है मुझे, इसलिए नहीं लिखे, अभी भी नहीं याद आ रहा है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर हमें बता दीजिएगा। एक होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। अब देखो, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है मलेरिया काज करता है, तो ये थोड़ा ना सीरियस टाइप का नहीं काज करता है, लेकिन जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम होता है वो सीरियस टाइप का मलेरिया काज करता है। यानी आपको प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम से मलेरिया हो गया तो क्या करेंगे? आपके मरने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, वहीं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से थोड़े कम होते हैं। अब आते हैं फंजाई के पास। फंजाई को हम फंगस या कवक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? कवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कवक बोलते हैं। अब देखो, ईस्ट को छोड़कर जो फंजाई में ईस्ट को भी रखा गया है, जो खमीर, हमारा हिंदी में इसको बोलते हैं खमीर। तो जो फंजाई होता है, ईस्ट होता है, जिसको खमीर बोलते हैं, वो क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर हो गया मतलब केवल कितना सेल पाई जाएगी? केवल एक सेल। देखिए आप, एक सेल पाई जा रही है कि नहीं, और इस सेल के अंदर क्या पाई जा रहा है? एक न्यूक्लियस पाया जा रहा है, तो ये यूनिसेलुलर होती है। और इस ईस्ट को छोड़ के सभी क्या होते हैं? फिलामेंटस और मल्टी सेलुलर होते हैं। देखिए, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल, छह सेल, सात सेल, आठ सेल, 9 सेल। ये 9 सेल बना रही है कि नहीं बना रही है? 1 से 9 सेल, 9 सेल बना रही है कि नहीं बना रही है? तो फिलामेंटस होते हैं। तो फंजाई में ईस्ट को छोड़ के केवल ईस्ट यूनिसेलुलर होता है, उसको सभी छोड़ के फिलामेंटस होते हैं, जो कि एक फिलामेंट के जैसा आकार बनाते हैं, जिसे हम सेप्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेप्टेट। देखिए, सेप्टेट का मतलब सिंपल सा है ना। देखिए, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ये 9 सेल है ना, एक दूसरे से डिवाइड है कि नहीं है? डिवाइड सेलवाल से, सेलवार के थ्रू डिवाइड है कि नहीं? बीच में काइटिन की लेयर पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही है? देखिए, एक ये काइटिन हो गया, काइटिन। तो काइटिन के द्वारा क्या है? सेप्टेट है, सेपरेट है ना। तो सेप्टेट होते हैं, जो फिलामेंट होते हैं वो सेप्टेट होते हैं। अगर वो सेप्टेट नहीं है, मतलब बाय बीच में सेलवाल नहीं पाया जा रही है, और जो न्यूक्लियस है एक दूसरे में मिल चुके हैं, क्या हो चुके हैं? मिल चुके हैं, तो उसको हम कोइनोसाइटिक बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? कोइनोसाइटिक। अब देखिए, इनकी बॉडी थ्रेड लाइक धागा जैसी स्ट्रक्चर कंसिस्ट करती है, जिसे हाइफी कहा जाता है। इनकी बॉडी क्या होती है? धागा जैसा स्ट्रक्चर को कंसिस्ट करती है। देखिए, ये वाला धागा जैसा हो गया, ये। तो जो यहाँ पे एक है ना, ये वाला जो मान लो ये वाला एक हो गया,
ये वाला एक हो गया, इसको हम हाइफी बोलते हैं। और हाइफी एक मिल के क्या बनाता है, नेटवर्क बनाता है, जिसे हम माइसीलियम कहते हैं। जो हाइफी होता है, जो इनकी बॉडी होती है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्ट करती है, जिसे हम हाइफी कहते हैं। जो फंजाई की बॉडी होती है फिलामेंटस, वो क्या बनाती है, हाइफी बनाती है। क्या बनाती है, हाइफी बनाती है। और ये हाइफी मिल के क्या करते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, जिसको हम माइसीलियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, माइसीलियम। माइसीलियम कहा जाता है। जो माइसीलियम है दो हो सकता है, कोनोसाइटिक या सेप्टेट। वही सेप्टेट वाला, यानी बीच बीच में सेल वॉल पाया जाएगा अपना, और न्यूक्लियस को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। और वही कोइनोसाइटिक हो जाएगा, जिसमें न्यूक्लियस में क्या होंगे, एक दूसरे से मिले होंगे, यानी बीच बीच में सेल वॉल नहीं पाया जाता होगा। अब देखते हैं इधर प्लाज्मोगेमी। या प्लाज्मोगेमी किसे कहते हैं, जो कि दो टर्म, ये सब टर्म दिए गए एनसीईआरटी में। देखिए प्लाज्मोगेमी क्या होते हैं, तो प्लाज्मोगेमी मतलब क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन ही प्लाज्मोगेमी कहलाता है। मतलब दो मोटाइल और नॉन मोटाइल। मान लो एक मोटाइल हमारा ये गैमीट हो गया, एक नॉन मोटाइल हो गया। तो देखो थोड़ी बड़ी है तो फीमेल वाली हो गई, और ये क्या हो गया, मेल वाला हो गया। अब दोनों आएंगे साथ साथ, तो पहले क्या करेगा, इनके प्रोटोप्लाज्म क्या करते हैं, एक दूसरे से फ्यूज करते हैं। उसके बाद ये अंदर जाएगा, तो जिससे क्या होगा, इनके दोनों न्यूक्लियस भी क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। तो जब प्रोटोप्लास्ट, जो प्रोटोप्लाज्म है या प्रोटोप्लास्ट है, वो जब एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, फ्यूजन कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उसको हम प्लाज्मोगेमी बोल देंगे। अब दोनों न्यूक्लियस मिलेंगे, तो उसको क्या बोल देंगे, कैरियोगेमी बोल देंगे। और जो इस कैरियोगेमी बोल देंगे। अब देखिए डाई कैरियोन क्या होता है, यदि एक सेल में दो न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, डाई कैरियोन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, डाई कैरियोन बोल देंगे। और इस फेज को हम डाई कैरियो फेज बोलते हैं। तो प्लाज्मोगेमी फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, यानी प्रोटोप्लाज्म में प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन प्लाज्मोगेमी हो गया, न्यूक्लियस का फ्यूजन कैरियोगेमी हो गया। डाई कैरियोन मतलब एक ही सेल में दो न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं, और इस फेज को हम डाई कैरियो फेज बोल देते हैं। डाई कैरियोन की फेज को हम डाई कैरियो फेज बोलते हैं। अब देखो जो फंजाई होती है, चार टाइप की होती है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और डिटोरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और डिटोरोमाइसिटीज। जो फाइकोमाइसिटीज होती है ना, वो क्या होती है, एसेप्टेट या कोइनोसाइटिक या अनब्रांच्ड होती है। क्या होती है, एसेप्टेट या कोइनोसाइटिक या अनब्रांच्ड होती है। मान लो देखो इसमें जो न्यूक्लियस होंगे ना, वो क्या होंगे, पूरे मिले हुए होंगे, मतलब बीच बीच में जो सेल वॉल होगी वो नहीं पाई जाती होगी। बाकी ये तीनों क्या होते हैं, बाकी तीनों क्या होंगे, सेप्टेट होंगे और ब्रांच्ड होंगे। सेप्टेट होंगे और ब्रांच्ड होंगे। यहाँ पे देखिए एसेप्टेट, कोइनोसाइटिक, इसका मतलब ये सेप्टेट, ए सेप्टेट है तो ये क्या हो जाएगा, सेप्टेट हो जाता है। सेप्टेट मतलब जिनमें सेल वॉल पाया जाता होगा बीच बीच में, जिसमें क्या पाया जाता है, सेल पाया जाता है, सेल वॉल बीच में पाया जाता है, जो इनको डिवाइड करता होगा। और सेप्टेट है, ब्रांच। देखिए ब्रांच दिखाई दे रहा है कि नहीं, मान लो इसका एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच, चार ब्रांच हो गया ना। तो सेप्टेट और ब्रांच होते हैं। मान लो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, एन मिलकर 2n बना देता है। जो हमारे फंजाई है उसमें नॉर्मल कंडीशन में एन मिलकर 2 बना देता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो एस्कोमाइसिटीज होंगे और बेसिडियोमाइसिटीज, जो एस्कोमाइसिटीज और हमारे बेसिडियोमाइसिटीज वाले होंगे, उसमें डायरेक्ट हमारा क्या होगा, 2n वाला नहीं बनेगा, जाइगोट 2n नहीं बनता है। पहले क्या होता है, डाई कैरियो फेज आता है। देखो दो न्यूक्लियस वाला जो फेज है ना, डाई कैरियो फेज, डाई कैरियोन की फेज, यानी दो न्यूक्लियस वाला। तो देखो दो न्यूक्लियस एक ही समय पाई जा रही, नहीं पाई जा रही है, तो वही डाई कैरियोन फेज होता है। उसके कुछ समय बाद क्या होता है, डिवीजन होता है, तो फिर हमारा 2n वाला स्टेज आता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए फंजाई हो गया। तो देखिए फंजाई हमारे फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और डिटोरोमाइसिटीज। इनमें रिप्रोडक्शन देख लेते हैं कैसे होता है। एक तो सेक्सुअल हो सकता है और एक एसेक्सुअल हो सकता है। अब देखिए सेक्सुअल किसमें होता है, बेसिडियोमाइसिटीज में, एस्कोमाइसिटीज में। बेसिडियोमाइसिटीज में, एस्कोमाइसिटीज में। तो बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियो स्पोर के द्वारा होगा, एस्कोमाइसिटीज में एस्को स्पोर के द्वारा होगा। बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियो स्पोर के द्वारा होगा, एस्कोमाइसिटीज में एस्को स्पोर के द्वारा होगा। वही बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो फाइकोमाइसिटीज में क्या होगा, स्पोरेंजियो स्पोर के द्वारा हो जाता है। फाइकोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजियो स्पोर के द्वारा होगा, जो कि दो होते हैं, जू स्पोर और एप्लेनोस्पोर। स्पोरेंजियो स्पोर दो होंगे, जू स्पोर और एप्लेनोस्पोर। जो स्पोर क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, जो कि इंडोजिनियसली प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है ना, इंडोजिनियसली मतलब एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में। मान लो ये हमारा क्या हो गया, सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और इन्हीं के अंदर क्या होंगे, मतलब इन्हीं के अंदर क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। ठीक है ना, तो जो स्पोरेंजियो स्पोर होगा उसमें दो आ जाते हैं, जू स्पोर और एप्लेनोस्पोर। जो स्पोर मोटाइल स्पोर होते हैं और एप्लेनोस्पोर क्या होते हैं, नॉन मोटाइल। यदि जू स्पोर आपको जानना है तो 12th के पहले चैप्टर में चले जाइए। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम आपको बता रहे हैं, आप जाइए 12th का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म उठाइए, उसको पूरा देख लीजिए, आपको सब समझ में ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए एसेक्सुअल की और एसेक्सुअल एक्सकोमाइसिटीज में कैसे होता है, कोनिडियोफोर्स के द्वारा हो गया, कोनिडिया के द्वारा होगा। और डिटोरोमाइसिटीज में किसके द्वारा होगा, कोनिडिया के द्वारा होगा। और बेसिडियो का नहीं दिया है, एनसीईआरटी में कहीं जिक्र नहीं किया है। ठीक है ना।
एसेक्सुअल फाइकोमाइसिटीज में स्पोरेंजियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर में दो हो जाएंगे, जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर, यानी मोटाइल यदि हो रहा है तो जूस्पोर और नॉन मोटाइल हो रहा है तो एप्लेनोस्पोर। और एस्कोमाइसिटीज और डिटोरोमाइसिटीज में कोनिडिया के द्वारा हो जाएगा, कोनिडियोस्पोर्स के द्वारा हो जाएगा। अब देखो एक्सोजेनिसली प्रोड्यूस कौन होता है, मतलब बाहर, शरीर के बाहर कौन प्रोड्यूस होता है, मतलब बनता कौन है, कोनिडिया और बेसिडियोस्पोर। जो हमारा जो बेसिडियोस्पोर है, जो बेसिडियोमाइसिटीज का, और जो हमारा कोनिडिया हो गया, जो कोनिडिया हो गया, कोनिडिया हो गया, कौन सा हो गया, कोनिडिया हो गया, ये किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, एक्सोजेनिसली प्रोड्यूस होते हैं। और जो इंडोजेनिसली प्रोड्यूस होते हैं वो बाकी सभी, जो हमारा बेसिडियोस्पोर हो गया और जो हमारा कोनिडिया हो गया, जो हमारा ये कोनिडिया वाले हो गए, इन तीनों को छोड़ दीजिए, इसको, इसको और इसको। उसके बाद ये इसको स्पोर्स हो गया, जूस्पोर हो गया, प्लेनोस्पोर हो गया, स्पोरेंजियोस्पोर हो गया, ये सभी इंडोजेनिसली प्रोड्यूस होते हैं। अब आते हैं फाइकोमाइसिटीज पे। फाइकोमाइसिटीज क्या होते हैं, जलीय स्थान एक्वाटिक हैबिटाट में पाए जाते हैं। डिकेइंग वुड, जो सड़ी गली लकड़ियां होती हैं, लड़की लिखे हैं क्या, नहीं लकड़ी लिखे हैं, सड़ी गली जो लकड़ियां होती हैं उनके ऊपर ग्रो करते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज क्या होते हैं, जलीय, ज्यादा एक्वाटिक हैबिटाट में, एक्वाटिक मतलब जलीय हैबिटाट में पाए जाते हैं। जो हमारी सड़ी गली लकड़ियां होती हैं उनके ऊपर ग्रो करते हैं। और डैम्प प्लेसेस मतलब नमी वाले जगह पे, कैसा जगह, नम जगह या नमी वाले जगह पे, जहाँ थोड़ा थोड़ा क्या हो, पानी हो, तो वही नम जगह पे पाए जाते हैं। अब देखो पैरासाइट होते हैं, फाइकोमाइसिटीज वाले क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट होते हैं, क्या होते हैं, फाइकोमाइसिटीज वाले पैरासाइट होते हैं। फाइकोमाइसिटीज का एग्जांपल क्या होता है, म्यूकस, राइजोपस और एल्ब्यूगो। म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो, म्यूकर हो गया हमारा, राइजोपस हो गया हमारा, और एल्ब्यूगो हो गया, म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो। राइजोपस का एग्जांपल है कौन सा, ब्रेड माल्ट, ब्रेड माल्ट, राइजोपस का एग्जांपल कौन सा है, ब्रेड माल्ट, वही एल्ब्यूगो का होता है। अच्छा नहीं, सॉरी, राइजोपस को हम ब्रेड माल्ट बोलते हैं, राइजोपस को क्या बोलते हैं, ब्रेड माल्ट। थोड़ा पानी, रुकिए एक सेकंड, पानी पी लेने दीजिए हमें। देखिए जो राइजोपस होता है वो क्या होता है, ब्रेड माल्ट, राइजोपस को हम क्या बोलते हैं, ब्रेड माल्ट। वही एल्ब्यूगो क्या होता है, पैरासाइटिक फंगी, पैरासाइट फंगी एंड मस्टर्ड। जो हमारी सरसों होती है ना, उसके ऊपर क्या होगा, परजीवी हो जाएगा, पैरासाइट होगा। इसका ट्रिक याद कर लीजिए आराम से, देखिए राइजोपस, एल्ब्यूगो और म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो और म्यूकर हो गया। अब देखते हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को हम साइट फंगी के नाम से, देखिए एस्क आ गया ना, यहाँ से साइक आप निकाल सकते हैं, एस्क साइक, तो इसको साइट फंगी भी कहा जाता है। सेप्रोफाइटिक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, पैरासाइट होते हैं, कुप्रोफिलस यानी गोबर के ऊपर ग्रो करते हैं ना। तो देखिए सेप्रोफाइटिक हो जाएंगे, डिकम्पोजर हो जाएंगे, पैरासाइट, सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर, पैरासाइट और कुप्रोफिलस होते हैं, गोबर के ऊपर ग्रो करते हैं। अधिकतर यानी मोस्टली क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर। एग्जाम्पल इसका दिया है पेनिसिलियम। एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल कौन सा होता है, पेनिसिलियम हो जाता है। जो मोस्टली क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर, पेनिसिलियम हो गया, और कुछ यूनिसेलुलर जिसमें ईस्ट आ जाता है, किसमें किसमें क्या आता है, ईस्ट आ जाता है। अब देखो ईस्ट आ जाता है, एग्जाम्पल एस्कोमाइसिटीज का दे दिया, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा हो गया, मोरेल्स और बफल्स हो जाते हैं। मोरेल्स और बफल्स क्या होते हैं, इडिबल होते हैं। इडिबल मतलब खाने योग्य, मतलब इनको हम खा सकते हैं, खाने योग्य होते हैं। और न्यूरोस्पोरा का उपयोग किसमें किया जाता है, जेनेटिक वर्क में, मतलब मान लो उनको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, उसके वर्क में किया जाता है, जेनेटिक वर्क में किया जाता है। और इसका एग्जांपल एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मोरेल्स एंड बफल्स। अब बेसिडियोमाइसिटीज देख लीजिए, बेसिडियोमाइसिटीज, इनको ब्रैकेट फंगी या पफबाल्स भी कहा जाता है, ब्रैकेट फंगी या पफबाल्स भी कहा जाता है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है बेसिडियोमाइसिटीज में, जो हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहेगा वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। ए सेक्सुअल एकदम याद कर लीजिए, जो बेसिडियोमाइसिटीज होगा उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा, और जो ड्यूटोरोमाइसिटीज होगा उसमें सेक्सुअल एब्सेंट होगा। ठीक है, बेसिडियो में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, और ड्यूटोरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। तो देखो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, इसका मतलब केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, लेकिन सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं। देखिए ये कैसा बात हुआ भाई, हमें भी अजीब लगता है, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आता क्यों ऐसा होता है। देखिए बेसिडियोमाइसिटीज में केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं। प्लाज्मोगैमी पाया जाता है, मतलब उनके प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा। क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, मतलब एक नॉन मोटाइल एक मोटाइल आएंगे, गैमीट एक दूसरे से मिलेंगे और फ्यूज करेंगे। सबसे पहले उनका क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, फिर क्या होगा, न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, जिसे हम कैरियोगैमी बोल देंगे। एग्जाम्पल में अगेरिकस, अस्टिलगो, पक्सिनिया। अगेरिकस को मशरूम बोलते हैं, अगेरिकस को क्या बोलते हैं, मशरूम बोलते हैं। अस्टिलगो को अस्मट बोलते हैं, और पक्सिनिया को रस्ट बोलते हैं। पक्सिनिया को रस्ट फंगस, अस्टिलगो को अस्मट बोलते हैं। अस्टिलगो को क्या बोलते हैं, अस्मट बोलते हैं, अस्मट बोलते हैं। अब देख लीजिए ड्यूटोरोमाइसिटीज का एग्जांपल, ड्यूटोरोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंगी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इम्परफेक्ट फंगी, इम्परफेक्ट फंगी भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, केवल एसेक्सुअल स्पोर पाया जाता है, एसेक्सुअल फेज या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसका एग्जांपल दे दिया, कोलेटिकम अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा, कोलेटिकम अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा, कोलेटिकम अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा, कोलेटिकम हो गया, अल्टरनेरिया हो गया, ट्राइकोडर्मा। अब देखते हैं लाइकेन के बारे में। तो लाइकेन किससे किससे बने होते हैं, एल्गी और फंजाई। एल्गी और फंजाई यदि साथ में रह रहे हैं, मान लो हमारा ये क्या हो गया,
मान लो इधर का आधा भाग क्या हो गया, एल्गी हो गया, नीचे वाला आधा भाग जो मिट्टी की तरफ है वो कौन सा हो जाए समझ लो, फंजाई हो गया। क्या हो गया, फंजाई हो गया। ये वाला एल्गी भाग हो जाता है और ये वाला क्या हो जाता है, फंगस वाला भाग हो जाता है। तो एल्गी और फंजाई मिलकर क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं एक साथ, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। एल्गी और फंजाई के बीच में क्या होता है, सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन इकोलॉजी वाला चैप्टर में पढ़िएगा आप, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जो कि हमारा जो उसमें उस इकोलॉजी वाले चैप्टर में दिया है, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाया जाता है। एल्गी भाग को हम फाइकोबिएंट बोलते हैं और फंजाई वाले भाग को हम माइकोबिएंट। एल्गल जो कंपोनेंट होगा, एल्गल जो भाग होगा उसको हम फाइकोबिएंट, और जो फंगल कंपोनेंट होगा उसको हम माइकोबिएंट कहते हैं। और जो एल्गी वाला भाग होगा ऑटोट्रॉपिक होते हैं। एल्गी क्या होते हैं हमारे, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। इसका मतलब वो खाना बनाएंगे या फोटोसिंथेसिस करेंगे। क्या करेंगे, खाना बनाएंगे या फोटोसिंथेसिस करेंगे। और जो फंजाई होते हैं हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, जो कि क्या करेंगे, खाना नहीं बनाएंगे, लेकिन 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 क्या करेंगे, ये मिनरल्स हो गया, हमारा वाटर हो गया, इसको एब्जॉर्ब करके इस एल्गी को भेजेंगे, ऊपर भेजेंगे, ताकि ये क्या करे, अपना खाना बना सके। ठीक है ना। अब आ जाओ, जो लाइकेन होते हैं वो क्या होते हैं, पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। मतलब जिस एरिया में ज्यादा पोल्यूशन रहेगा वहां पे लाइकेन ग्रो नहीं करते हैं। यदि आपके गांव में लाइकेन देखने को मिल जा रहे हैं, इसका मतलब समझिए कि आपका गांव क्या है, अभी पोल्यूटेड नहीं है, बहुत सही है। ठीक है। अब देखिए वायरस के बारे में। वायरस क्या होते हैं, नॉन सेलुलर, क्या है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। वायरस के पास मतलब ए सेलुलर होते हैं। नॉन सेलुलर मतलब क्या होते हैं, ए सेलुलर, ए सेल्यूलर, ए सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं, ए सेलुलर होते हैं। अब देखिए होस्ट के बॉडी के बाहर क्या रहेंगे, डेड रहेंगे। मान लो कि कोई वायरस है, मान लो ये जो कोरोना वायरस है अपना, किसी शरीर किसी बॉडी के अंदर नहीं गया है, तो क्या है, नॉन मतलब डेड है। क्या है, डेड है, नॉन लिविंग है। यदि वही किसी के अंदर चला जा रहा है तो वो कहाँ, वहां पे क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जाएगा और जो उसके अंदर जो मशीनरी डीएनए वाली पाई जा रही, उसके ऊपर क्या करेगा, कमांड करेगा और अपना डीएनए बनाने लगेगा। ठीक है ना। तो वायरस क्या होते हैं, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। हॉस्ट के बॉडी के बाहर डेड होते हैं तथा बॉडी के अंदर जीवित रहते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। अब देखिए ऑब्लिगेट किसे बोलते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होती है। ऑब्लिगेट मतलब अकेला जीवित नहीं रह सकता, हम तेरे भी नहीं रह सकते सनम। ठीक है ना, हम तेरे भी नहीं रह सकते सनम। ठीक है, तो वही ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। अब देखिए वायरस क्या होते हैं, हॉस्ट के शरीर में घुसकर ये अपने डीएनए आरएनए को रेप्लिकेट करते हैं। जो वायरस होते हैं हॉस्ट के बॉडी में, हॉस्ट मतलब वही जो पेशेंट हो गया, जिसके बॉडी में घुस गए हैं, जिसके बॉडी में वायरस घुस गए, वही क्या होता है, हॉस्ट होता है। हॉस्ट मतलब आप ये सिंपल समझ लीजिए कि वो जिसके बॉडी में घुसा हो कोई भी, वही क्या हो जाएगा, हॉस्ट। तो हॉस्ट के शरीर में घुसकर ये अपने डीएनए आरएनए को रेप्लिकेट करते हैं, यानी इनका कॉपी बनाते हैं, मल्टीपल कॉपी। रेप्लिकेट मतलब कॉपी बनाना, क्या करना, कॉपी बनाना। ठीक है ना, बहुत सारा अपना कॉपी बनाते हैं तथा उस पर कमांड बना लेते हैं, जिससे ऑर्गेनिज्म मरने की कगार पे आ जाता है, यानी मरने लगता है। वायरस क्या होता है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। वायरस क्या होता है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जो वायरस होगा किससे मिलकर बना होगा, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना होगा। प्रोटीन देखो, जो न्यूक्लिक एसिड होती है तो इन्फेक्शियस होती है, मतलब जो इन्फेक्शन काज करेगी। जो न्यूक्लिक एसिड होगी इन्फेक्शियस होगी, इन्फेक्शन काज करेगी। और न्यूक्लिक एसिड कौन कौन हो सकता है, डीएनए आरएनए हो सकता है, डीएनए आरएनए हो सकता है। और जो प्रोटीन होगी प्रोटेक्शन का प्रदान करेगी, प्रोटेक्शन प्रदान करेगी। तो प्रोटीन की कोट को हम कैप्सिड बोलते हैं। और जो कैप्सिड होती है वो किसकी बनी होती है, मेनी कैप्सोमियर, कैप्सोमियर्स की बनी होती है। किसकी, कैप्सोमियर, कैप्सोमियर की बनी होती है। किसकी, कैप्सोमियर की बनी होती है। तो जो प्रोटीन होगा प्रोटेक्शन प्रदान करेगा। प्रोटीन की कोट क्या होगी, कैप्सिड होगी। कैप्सिड किससे बनी होती है, मेनी कैप्सोमियर से। जो कैप्सोमियर होते हैं वो दो तरह से अरेंज होते हैं, दो तरह से अरेंज होते हैं। एक हेलिकल हो जाएंगे, मान लो एक ऐसे करके हेलिकल हो गए, और एक क्या हो गए, पॉलीहेड्रल। जो आप बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर देखते हैं, जो आप बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर देते हो वैसा कैसा हो जाएगी, देखिए आपको दिखा दे रहा है। सॉरी एक सेकेंड, एग्जाम्पल दिया, देखिए दिया है कि नहीं दिया है, देखिए यहाँ पे दोनों दिया है ना। देखिए यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, टीएमबी हो गया। क्या हो गया, टीएमबी हो गया, टीएमबी हो गया। इसमें हेलिकल होता है, जो देखिए हेलिकल है कि नहीं, यहाँ पे हेलिकल है कि नहीं है, देखिए वाला हेलिकल है कि नहीं है। और यहाँ पे देख लिए जो हमारा बैक्टीरियोफेज है, इसके अंदर क्या होती है, देखिए पॉलीगोनल होती है। कैसी होती है, पॉलीहेड्रल होती है, पॉलीगोनल नहीं पॉलीहेड्रल होती है। इसे बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरिया को जो फेज करे, यानी जो खाए, बैक्टीरिया को जो खाए। अब आते हैं वायरस के। वायरस का नामकरण किसने किया था, डीजे इवानोव्स्की ने। वायरस नाम किसने दिया था, डीजे इवानोव्स्की ने दिया था। एमडब्ल्यू बीजन के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1898 में क्या बोला था कि कंटेजियम विवियम फ्लूइडम या इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। जो कंटेजियम का मतलब इन्फेक्शियस, विवियम का मतलब वाइबम का मतलब लिविंग, और फ्लूइडम का मतलब फ्लूइड। जो हमारे वायरस होते हैं वो क्या होते हैं, वो इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड होते हैं। एक लिविंग फ्लूइड होते हैं जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं।
जो एमडब्ल्यू विजनिक ने क्या बताया था 1898 ईस्वी में, जो हमारे वायरस होते हैं वो लिविंग फ्लूइड हैं जो कि इन्फेक्शन काज करते हैं। तो इनको एक शब्द में बोला जाए तो कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम या इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, दोनों याद कर लीजिएगा आप, कंटेजियम वाइबम फ्लूइड या इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, कंटेजियम वाइबम फ्लूइड या इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। अब एक वैज्ञानिक थे डब्ल्यूएम स्टेनले, उन्होंने 1935 ईस्वी में वास्टर जो वायरस थे उनको क्या किया था, क्रिस्टलाइन किया था और बताया था कि क्या कंटेन करते हैं, क्या रखते हैं, बहुत सारा प्रोटीन, मोर एंड मोर प्रोटीन, बहुत सारा प्रोटीन कंटेन करते हैं अपने अंदर। अब देखो प्लांट वायरस क्या होता है, जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करे। प्लांट वायरस कौन होते हैं, वे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। तो वे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे उनके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाएगा। कौन सा, आपको कोई भी डिजीज दे दिया हो, जो कि वायरस से होता हो और पूछ देखिए किसके द्वारा हुआ है, डीएनए के द्वारा, आरएनए के द्वारा, तो वहाँ पे आप सिंपल सा कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, मतलब एक ही स्टैंड पाया जाता होगा। और देखो एनिमल वायरस क्या होते हैं, जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, जिनमें क्या डबल स्टैंडर्ड, मतलब एक ये स्टैंड और दूसरा इसके ये वाला स्टैंड, जैसे आपने देखे है ना डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे करके होता है ना, डीएनए का स्ट्रक्चर देखो डबल स्टैंडर्ड है कि नहीं है, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, लेकिन जो आरएनए होता है उसमें केवल एक ही होता है, ठीक है ना। तो जो प्लांट वायरस होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए उनमें पाया जाता है जो कि इन्फेक्शन काज करता है। एनिमल में क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा या सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। देखिए डीएनए हमेशा डबल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए क्या हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो जो एनिमल वायरस होंगे, जो एनिमल्स में इन्फेक्शन करेंगे, वो कैसा, उनमें क्या पाया जाता होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए या सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता होगा। अब जो बैक्टीरियोफेज होता है उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज क्या कर रहा है, एक एनिमल को खा रहा है, वायरस को खा रहा है, ठीक है ना। तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उसको खाएगा, उसको क्या करेगा, खाएगा, ठीक है ना, उसको खा जाएगा। अब आगे देखते हैं वायराइड्स के बारे में, वायराइड्स के बारे में ऊपर दिया है लास्ट वाले पेज पे। देखिए वायराइड्स में क्या पाया जाता है, केवल न्यूक्लिक एसिड यानी केवल क्या पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा। जो आरएनए होगा वो कैसा होगा, लो मॉलिक्यूलर मास का होगा। जो आरएनए होगा लो मॉलिक्यूलर मास का होगा। वायराइड्स की खोज टीओ डायनर ने की थी 1971 ईस्वी में, 1971 में, कितने में, 1971 में की थी। अब देखो ये क्या करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कैच करते हैं। जो वायराइड्स होते हैं वो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कैच करते हैं और इनमें प्रोटीन अब्सेंट होती है। देखिए वायरस में क्या था, प्रोटीन था, न्यूक्लिक एसिड दोनों था, लेकिन वायराइड्स में केवल क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, प्रोटीन नहीं होता है। अब आते हैं प्रियॉन्स पे। प्रियॉन्स में क्या होता है, केवल प्रोटीन होता है। तो अंतर आपको समझ में आ गया। मान लो क्या है, वायरस है, तो वायरस में क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन क्या होगा, प्रोटीन होगा। आते हैं वायराइड्स पे, तो वायराइड्स में क्या होगा, केवल न्यूक्लिक एसिड होगा। और प्रियॉन्स पे आते हैं तो केवल क्या होगा, प्रोटीन होगा। इसमें न्यूक्लिक एसिड है तो इन्फेक्शियस कौन हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड आरएनए हो जाएगा। इसमें केवल प्रोटीन है तो इन्फेक्शियस क्या हो जाता है, इसमें प्रोटीन हो जाता है। यदि जो प्रियांश होते हैं एनिमल में, जो प्रियांश होते हैं ना, ऐसे करके ऐसे इनका आकार होता है त्रिभुजाकार, त्रिभुज के जैसा, ठीक है ना, त्रिभुज के जैसा। अब देखो प्रियांश क्या होता है, केवल उसमें प्रोटीन पाया जाता है। एनिमल में क्या करते हैं, सीआर जैकोब डिजीज कैच करते हैं, सीडीजी, सीआर जैकोब डिजीज कैच करते हैं। और एनिमल्स में क्या करते हैं, काऊ मैड डिजीज, जिसमें गाय क्या हो जाएगी, पागल हो जाएगी समझो। काऊ मैड डिजीज कैच करती हैं। तो ये इसको क्या बोलते हैं, बोवाइन स्पोंजिफॉर्म इंसिफेलोपैथी इन कैटल्स। देखो बोवाइन स्पोंजिफॉर्म इंसिफेलोपैथी, ठीक है। तभी हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और जो क्वेरी होगी आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसको हम वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ पे हम सॉल्व करके दे देंगे आपको, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी हमें जरूर से जरूर कमेंट में बता दीजिएगा। अभी हमारे पास ना कोई एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का, फिर भी हम बता रहे हैं। तो चलिए ठीक है, तो इसका हम टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का, केवल 1000 लाइक, ज़्यादा नहीं। चलिए ठीक है, बाय, गुड नाइट।